अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने आपको पहले ही बताया जी कि माशाल्लाह जिस तरह बच्चे डिमांड करते रहते हैं टॉपिक्स की, तो मैं जो है ना उनके लिहाज से वो टॉपिक को अपलोड करता रहता हूँ। आज के दिन में मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का टॉपिक हमें करवा दें, इसमें ना हमें बड़ी चीज़ें जो है ना वो कंफ्यूज करती हैं। तो देखो, अगर रटा मारना है रटा तो आप लोग मार सकते हैं इसको, मगर अगर आपने इसको ज़रा कॉन्सेप्ट से समझना ना अच्छे तरीके से, तो ज़रा आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको फोकस करना है। तो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा जो मेजर टॉपिक है आज का वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कौन सा टॉपिक है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन से क्या मुराद है? वन डायमेंशन से मुराद है कि बॉडी जिस डायमेंशन में चलती है ना, टकराने से पहले, टकराने के बाद भी उसी डायमेंशन में चल रही है। वन डायमेंशन का मतलब यानी एक्स एक्सिस के लोग हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बस। और इलास्टिक कोलिजन आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन जस्ट एक आइडियल केस है। आपको पता है 100% किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, थोड़ा बहुत एनर्जी में लॉस्ट आता ही आता है। मगर क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में जो चीज़ें अज्यूम करते हैं अपने इस लेवल पे, आपको पता है ये ज़्यादातर हम अपने कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए, टू मेक अवर कैलकुलेशंस ईजी, हम काफ़ी चीज़ें जो है ना अज्यूम करते हैं। अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलास्टिक कोलिजन, जब आपने बुक पढ़नी है ना आपको नज़र आएगा कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि कंसीडर करना है आप लोगों ने बच्चों, कंसीडर टू बॉल्स ऑफ masses m1 एंड m2। कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। दो बॉल्स हैं, उनके मैसेज m1 और m2 हैं। आर मूविंग विद वेलोसिटी, आर मूविंग विद वेलोसिटी, आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2 बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये दोनों बॉल्स अपनी वेलोसिटी m1 और m2 से मूव कर, वो v1 और v2 से मूव कर रही हैं बिफोर कोलिजन। अच्छा, और जाहिर बात है जब इनकी टक्कर हुई, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज विल चेंज। जाहिर बात है कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी ने चेंज होना है, और कोलिजन के बाद बच्चों जो वेलोसिटी इनकी चेंज हो गई, वो वेलोसिटी अभी आप लोग पढ़ेंगे वो बन जाएगी जी v1 प्राइम और v2 प्राइम। तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा। मगर अभी मैं उस चेंज को स्टडी करवाने से पहले ना मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा कि कंसीडर टू बॉल्स, ये जो दो बॉल्स है ना, इनके बारे में कुछ चीज़ें जो हमने ज़्यूम करनी है कि ये दो बॉल्स कैसी होनी चाहिए। सुनना सर जी, दोनों बॉल्स हार्ड होनी चाहिए। अब हार्ड क्यों होनी चाहिए? ये ना हो दोनों बॉल्स इतनी सॉफ्ट हों कि इनकी टक्कर हो, टक्कर होने के बाद चिब्बी हो जाए, वैसी हार्ड होनी चाहिए ताकि इनकी कोलिजन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी कर सकें। हार्ड होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी सरफेस रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, एनर्जी में ज़्यादा लॉस्ट आएगा। ऊपर हमने लिखा इलास्टिक कोलिजन, तो 100% तो इसको अचीव नहीं कर सकते, मगर कोशिश तो करनी है ना इसको अचीव करने की। तो इसलिए हमें फ्रिक्शन से बचने के लिए इनकी बॉल्स को स्मूथ कंसीडर करना पड़ता है। और बच्चों एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये बॉल्स नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर सोचनेबल बात कौन सी है? नॉन रोटेटिंग में सर याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर रोटेटिंग की बात करूँ, चैप्टर का नाम है हमारे वैसे ही लीनियर मोशन वाला चैप्टर है ये, तो अब अगर मैं इसमें रोटेशन को डिस्कस करूंगा तो बॉल जब रोटेट करेगी और मूव भी कर रही है, उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अब तो ये तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि सर अगर हम यहाँ पे दोनों एनर्जीज को एट अ टाइम सॉल्व करने पड़ जाए तो रात हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको नॉन रोटेटिंग कंसीडर करते हैं ताकि इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो कंसीडर हो, और हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही स्टडी करेंगे यहाँ पर। मेरा ख्याल है ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अच्छा, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ बच्चों? आफ्टर कोलिजन कोलिजन के बाद बच्चों, आफ्टर कोलिजन velocity of first ball becomes v1 prime
एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिकम्स v2 प्राइम। लो जी, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v1 प्राइम बन गई और सेकंड बॉल की वेलोसिटी कितनी बन गई, v2 प्राइम बन गई है। अच्छा, ये काम हुआ है टकराने के बाद। और अगर मैं यहाँ पे खूबसूरत डायग्राम बनाऊं तो ये m1 v1 से मूव कर रही है और m2 बच्चों v2 से मूव कर रही है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, दोनों जहाज सेम डायरेक्शन में रही हैं, m1 v1 प्राइम वेलोसिटी के साथ और m2 v2 प्राइम वेलोसिटी के साथ। मैं इसके लिए वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि ये b डॉट सी बिफोर कोलिजन, a डॉट सी आफ्टर कोलिजन। आप लोग पेपर में पूरा ही लिखेंगे। अब ये देखें सर, अब कई लोगों के दिमाग में बड़े सवाल आते हैं कि सर जी ये कैसे हुआ, ये दो बॉल्स टकराई, टकराने के बाद इनको वापस नहीं जाना चाहिए। वो भाईजान ऐसा नहीं है, हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, एक बात। और दूसरी, सपोज करो कि ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये 5 से कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अगर 10 से करे, ये 5 से करे और इनकी टक्कर हो जाए? नहीं हो सकता। ये आगे को दौड़ती जा रही है, उसकी स्पीड कम है, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब कोलिजन के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि पीछे वाली बॉल की वेलोसिटी आगे वाली बॉल से ज्यादा होगी तो कोलिजन होगी ना। इसका मतलब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एक बात। अच्छा, अब सपोज करते हैं ये 10 है, ये 8 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी, तो टकराने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मगर हुआ ये होगा कि इनकी वेलोसिटीज में थोड़ा बहुत चेंज आ गया होगा। अगर तो दोनों बॉल सेम मैच की हुई और अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही हुई, ये 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अगर दोनों का मैच सेम हुआ तो सर जी इसकी 8 मीटर पर सेकंड बन जाएगी और इसकी कितनी बन जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। जाएंगी अभी भी सेम डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी कम होगी, उसकी अगली वाले की ज़्यादा होगी, जहाँ अभी भी सेम डायरेक्शन में रही है। तो ये है कि कोलिजन होने के बाद मतलब वन डायमेंशन के अलोंग ही चल रही हैं। ठीक हो गया, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो बच्चों इधर मैं लिखने लगा हूं एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो बच्चों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप लोग पढ़ते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब मुझे बताओ जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होती है? आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन यहाँ पर होगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन कितनी आएगी 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, आपको बताता जाऊंगा। 1/2 कॉमन लें, इधर से भी 1/2 कॉमन लें, 1/2 से कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे बच क्या जाएगा, ये बचेगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अच्छा, अब ये m1 इधर है, ये भी इधर है, दोनों उदास हुए, इन दोनों को इकट्ठा ले आओ। ये m2 इधर है, इसको इधर ले जाते हैं। तो सर जब ये m1 उधर जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर बन जाएगा, और ये m2 उधर जाएगा तो m2 जाके कॉमन हो जाएगा। पहले वाला v2 प्राइम का स्क्वायर वहीं पर रहा, ये वाला v2 स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। जब मैं इसको ये वो जब आप लोग छोटे छोटे होते थे ना, तब आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलो, a माइनस b a प्लस b। तो भाईजान मैं यहाँ पे जरा पुट कर दूं, v1 माइनस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम प्लस v2। लो जी, आप लोगों के पास यहाँ पे इस वक्त ये दो एक इक्वेशन बनी है, इसको ज़रा आप लोगों ने पैक कर लेना है और शार्पर डबल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बड़ी इक्वेशन है माशाल्लाह ये काफ़ी। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन से हमने काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके ये निकाल लिया। ठीक हो गया। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर ये भी चीज़ पढ़ी हुई है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होता है। तो यानी अब मैं यहाँ पे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक थी, काइनेटिक एनर्जी के बाद मैं मोमेंटम को भी यूज़ कर सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, अब मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बच्चों मैं क्या यहाँ पर कह सकता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब देखो m1 को इधर ले आओ, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम किसके बराबर आ गया, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2।
लो जी m1 को कॉमन ले लो, जब m1 को कॉमन लेंगे अंदर v1 माइनस v1 प्राइम बच गया, इधर से m2 को कॉमन ले लेना है, v2 प्राइम माइनस v2 बच गया। लो जी हम लोग पहुंचने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। सर अब आपके पास ये इस वक्त दो इक्वेशंस बन गई हैं, इसको b का नाम दे दो, इसको a का नाम दे दो। अब हमने क्या करना बताओ, अब हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को प्यार से डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, डिवाइड। सर जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ये देखें ज़रा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करवा दो, इस राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड से डिवाइड करवा दो। ओके, ये देखें क्या बनेगा, ये बनेगा m1 v1 माइनस v1 प्राइम v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम प्लस v2। लो जी डिवाइडेड बाय इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, m1 v1 माइनस v1 प्राइम, और बच्चों इसकी राइट हैंड साइड कितनी है, m2 v2 प्राइम माइनस v2। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपने गौर करना है, ये सारी चीज़ इससे कट गई, ये सारी चीज़ इससे कट गई, और आप लोगों के पास बचा क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास बच्चों सिर्फ और सिर्फ v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 बच गया है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें ये प्राइम वाले बेचारे उदास हैं, इनको ये v2 को इधर ले आओ, v1 प्राइम को इधर ले आओ, ये v1 माइनस v2 किसके बराबर आ गया, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। मगर अभी भी तकलीफ में यहाँ पे 1 पहले यहाँ पे 2 बाद में है, तो हम क्यों ना 1 वाले को पहले लिखें। अगर इसको पहले लिख रहे हैं तो माइनस को कॉमन ले लो, जब माइनस को कॉमन लेंगे v1 माइनस v2 बच्चों बोलो किसके बराबर आएगा, माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम आ जाएगा। अब मुझे ख्वाब थोड़ी है कि मैंने ये लिखना है, मैं वजह बताता हूँ। अब सर ये ज़रा अब आप लोगों ने गौर से सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बताने लगा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर लोगों को ये चीज़ का पता ही नहीं होता, इसलिए ज़रा इसको गौर से सुनना। असल चीज़ ही अब शुरू होने लगी है, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर जी v1 माइनस v2 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। ये देखें ज़रा, अगर आप लोगों को याद हो ना तो हमने ये पढ़ा था जी, ये m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी कितनी हो गई थी बच्चों, v1 प्राइम, और m2 की वेलोसिटी कितनी हो गई थी, v2 प्राइम। ओके ये ऐसे ही है। अब ना ज़रा एक चीज़ पे आपने गौर करना है, जब दो बॉल्स सेम डायरेक्शन में जा रही हो ना, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा उनकी सबट्रैक्शन से निकलती है। जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हो, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा उनकी सबट्रैक्शन से निकलती है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हो, रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। अगर वो एक दूसरे से अवे जा रही हो तब भी रिलेटिव वेलोसिटी उनकी एडिशन से निकलती है। इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी इज सबट्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स। ओके अच्छा अब ना एक बात सुनना ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज करते हैं कि ना, ये मैं बाकी मार्कर्स रखता हूँ, सपोज करते हैं जी, ये देखें ये जा रही है बॉल या बॉडी, मैं कहता हूँ ये मूव करती जा रही है और ये भी मूव करती आ रही है। अच्छा अब ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव, ये कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, इनकी टक्कर हुई ऐसे। सर टक्कर होने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी कम होगी और वो आगे ज़्यादा निकल गई। ज़रा मेरे मार्कर्स पे अब दोबारा गौर करना, ये देखें ये भी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही थी, ये पीछे से स्पीड में आई, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद वो आगे को निकल गई और ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। सर आप लोग देखें टकराने से पहले अप्रोच की है, ज़रा गौर करें, अप्रोचिंग के दौरान के दरमियान में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, और जब ये दूर जाते जा रही है तो इनके दरमियान में डिस्टेंस दोबारा इंक्रीज करता जा रहा है। इट मीन्स जब ये करीब आई उस वेलोसिटी को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जब ये दूर जाएंगी उस वेलोसिटी को बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इट मीन्स ये v1 माइनस v2 जो टकराने से पहले है, इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को जल्दी पता नहीं चलता, इसलिए गौर से सुने। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बच्चों ये दोनों वेलोसिटीज उसने, देखो आपके सामने प्रूफ क्या हुआ है कि इक्वल है, मगर डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो इसके साथ नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है, सर नेगेटिव का साइन सुनना, ज़रा गौर से देखना, ये आई
इनके दरमियान में डिस्टेंस का रेट डिक्रीज़ किया, और जब ये सेपरेट हुई दोबारा डिस्टेंस का रेट इंक्रीज़ कर गया। इट मीन्स जब अप्रोचिंग हुई है तो डिस्टेंस का रेट डिक्रीज़ किया है, और जब सेपरेशन हुई है वही डिस्टेंस का रेट दोबारा इंक्रीज़ कर गया है। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये नेगेटिव का साइन ये शो करता है इनके दरमियान में। अब अगर मैं बच्चों, ये तो वेलोसिटी की बात की है, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लूँगा तो मैग्नीट्यूड के लिए नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं होता। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या मैं ये भी कह सकता हूँ स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। मैं ये भी कह सकता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल बट ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सर ये 3-4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, जाओ क्या याद करोगे। यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने इधर कहीं पर भी वेक्टर का साइन नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करती है, ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था इक्वेशंस ऑफ मोशन में, तो उसके तमाम वेक्टर्स को एज आ स्केलर ट्रीट किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे वेक्टर का साइन नहीं लगाया। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये वेलोसिटी फिर कैसे हुई? भाईजान ये वेलोसिटी ही है, मगर इसको हम लोगों ने एज अ स्केलर ट्रीट किया हुआ है। मगर जब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया, इसलिए हमें मजबूरी है कि इसके साथ वेलोसिटी हमने बोलना ही बोलना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू बट ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब पेपर में अक्सर औकात मैंने बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन देखा, उसने पूछा होता है जी प्रूव डैट इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड बोथ आर ऑपोजिट। या वो ये पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो आप लोगों ने ये सारा लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और उसके बाद इधर v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलाज भी हैं, वो आप लोगों ने बुक से पढ़ लेने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलाज भी बता दूंगा और उनसे रिलेटेड आप लोगों को केसेस भी बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा, अगर आप लोगों ने गौर से सुना होगा। ठीक है जी, बाकी अल्लाह हाफिज़।